हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम मेंटो। दोस्तों, मैं आज इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट 1 में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो जितने भी क्वेश्चन का मैं सिलेक्शन किया हूं वो सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द आर्मेचर एम्पियर टर्न पर पोल्स फॉर ए 6 पोल लैप वाइंडिंग विथ 120 स्लॉट्स 10 कंडक्टर पर स्लॉट्स द टोटल करेंट बिंग 1800 एम्पियर इज। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ आपका देखिए, स्लॉट्स दिया हुआ है। कितना स्लॉट्स है? 120 स्लॉट्स है। कितना कंडक्टर पर स्लॉट्स है? 10 कंडक्टर पर स्लॉट्स है। और करंट दिया है कि 1800 एम्पियर करंट है। लेकिन वाइंडिंग कैसा है? लैप वाइंडिंग है। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है? अगर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें क्या क्या दिया है, गिवन डाटा क्या क्या है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन डाटा में देखिए क्या है, पोल दिया हुआ P = 6 और लैप बाइंडिंग है। तो लैप बाइंडिंग में पता होना चाहिए कि जितना पोल होगा उतना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा ए, तो ए भी 6 हो जाएगा फुल लैप बाइंडिंग। उसके बाद स्लॉट्स दिया हुआ, टोटल स्लॉट कितना है? 120 स्लॉट्स है। ठीक है, और 10 कंडक्टर पर स्लॉट्स। तो यहाँ पे कितना है टोटल कंडक्टर? 10 कंडक्टर, यानी एक स्लॉट में 10 कंडक्टर है। तो टोटल जेड कंडक्टर कितना हो जाएगा टोटल? देखिए, एक स्लॉट में 10 कंडक्टर है तो टोटल 120 स्लॉट में क्या होगा? तो 120 इंटू 10 कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 1200। इतना हो जाएगा कितना? इतना कंडक्टर हो जाएगा। टोटल कंडक्टर कितना हो गया? 1200। देखिए, उसके बाद जितना गिवन डाटा था वो हम लिख लिए। उसके बाद करंट दिया हुआ है आई, कितना? 1800 एम्पियर। तो देखिए, ये टोटल करंट 1800 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल पाथ कितना है? 6। तो सारे पैरेलल पाथ में कितना करंट जाएगा? क्योंकि 1800 एम्पियर टोटल करंट है और ये 6 पार्ट में डिवाइड होगा, तो एक में कितना करंट जाएगा? आई ए कितना होगा? आर्मेचर करंट 1800 बाई 6। ठीक है, कितना हो जाएगा? 300 एम्पियर। यहां तक निकल गया, करंट हमको निकल गया। और देखिए, निकालना क्या है? टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या क्या करना है? एम्पियर टर्न पर पोल्स, एम्पियर टर्न पर पोल। तो एम्पियर मींस करंट दिया हुआ है आपका 300 एम्पियर हो गया। ठीक है, क्योंकि पर पोल, एक पोल का निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टोटल कितना है? टोटल करंट कितना है? 1800। पैरेलल पाथ कितना? टोटल 6 हो जाएगा, क्योंकि लैप बाइंडिंग में कितना होगा? नंबर ऑफ पोल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो 6, इसलिए हम इसको 6 से डिवाइड कर दिए, 300 एम्पियर हो गया। अगर यहाँ पे वेब बाइंडिंग रहता तो हम यहाँ 2 से डिवाइड करते, क्योंकि उसमें 2 पैरेलल पाथ होता है, तो यहाँ पे 900 एम्पियर होता है। लेकिन यहाँ पे लैप बाइंडिंग है, इसलिए हम 6 से डिवाइड किए, 300 एम्पियर हो गया। यहाँ पे फाइंड हमको करना है एम्पियर टर्न पर पोल। ठीक है, अब देखिए, हमको करंट पता है, पोल्स भी पता है, टोटल 6 पोल है, लेकिन हमको टर्न नहीं पता है कितना टर्न है। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि एक कंडक्टर, जैसे मान के चलिए यहाँ पे इस तरह से हम बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? एक वाइंडिंग है। तो एक वाइंडिंग है, ये क्या है? एक वाइंडिंग है। तो यहाँ पे इस पार्ट को जैसे मान के चलिए, इसको ए बी, ठीक है, सी और डी मानते हैं। तो ए बी जो है, ये इस पार्ट को और इस पार्ट को क्या बोलेंगे? एक कंडक्टर ए बी है। क्या है? एक कंडक्टर है, कंडक्टर ए बी है, और एक कंडक्टर बी सी है। बी सी नहीं, सी डी है। ठीक है, एक कंडक्टर ए बी है और एक कंडक्टर, इस पार्ट को, एक्टिव पार्ट जो है, इसको कंडक्टर सी डी बोलते हैं। तो यहां से आप पता कर सकते हैं। और यहां से जब स्टार्ट होता है तो ये पूरा का पूरा टर्न होता है जो स्लॉट में जाता है। ठीक है, तो कितना है टोटल? इसका मतलब है एक टर्न में कितना कंडक्टर होता है? 2 कंडक्टर होता है। देखिए, कंडक्टर, एक कंडक्टर ये हो गया, 2 कंडक्टर हो गया, मतलब 2 कंडक्टर मिलके एक टर्न बनता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं
कि नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा, कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर बाई 2 या Z/2 लिख सकते हैं टर्म। ठीक है, टर्म को अगर हम n से डिनोट करते हैं या t से ही डिनोट करते हैं, t = Z/2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न को t से डिनोट किया और नंबर ऑफ कंडक्टर Z हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे इसलिए कि नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, नंबर ऑफ कंडक्टर बाई 2। तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है 1200, तो यहाँ 1200 लिख सकते हैं बाई कितना हो जाएगा 2, तो कितना 600 टर्न आ गया, इतना टर्न हो गया। बस आ गया आंसर। अब इसमें क्या करना है, देखिए 600 टर्न हमको आ गया। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए हमको निकालना है एम्पियर टर्न। एम्पियर करंट हमको पता है 80 पर पोल्स हमको निकालना है, तो एम्पियर टर्न ये हमको पता है कितना है 300 एम्पियर है, टर्न पता हो गया 600 है, और बाय पोल्स कितने हैं 6 हैं। तो ये अगर कटेगा तो कितना 100, तो कितना हो जाएगा 30,000 एम्पियर टर्न्स। ठीक है, पर पोल्स। तो कितना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा 30,000 एम्पियर टर्न पर पोल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्न होता है, एक टर्न में 2 कंडक्टर होता है। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ कंडक्टर बाय 2 बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि कंडक्टर एक्टिव पार्ट कंडक्टर AB और इसका कंडक्टर BC, ये दोनों क्या एक्टिव पार्ट है। तो एक कंडक्टर मिला के एक पूरा क्या बना, ये टर्न बना है। इसलिए इसको 2 से डिवाइड किए तो कितना टर्न आ गया 600। उसके बाद आपका करंट पता है, पोल भी पता है, और इसका वैल्यू रख के आपका आंसर बहुत ही आसानी से 30,000 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या होगा ये। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ए 250 वोल्ट DC शंट मोटर हैज एन आर्मेचर करंट ऑफ 20 एम्पियर when running at 1000 rpm against some load torque. The armature resistance दिया है 0.5 and brush contact is 1 volt per brush. एक ब्रश में कितना ड्रॉप हो रहा है 1 वोल्ट का। By how much must the flux be reduced? कितना से हम फ्लक्स रिड्यूस करेंगे to rise the speed, मतलब स्पीड 50% बढ़ जाए if the developed torque is constant, और बोल रहा है टॉर्क भी कांस्टेंट रहे। तो इग्नोर द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एंड मैग्नेटिक सेचुरेशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है 25.81, 33%, 34.81 और 44%। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ देखने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है और थोड़ा ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है। आप अगर DC शंट मोटर का पूरा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे तो अच्छे से आप आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए इसका हम सॉल्यूशन हम करते हैं। DC शंट मोटर है, क्या है DC शंट मोटर। तो DC शंट मोटर में पता कि टॉर्क जो है क्या क्या दिया हुआ 250 वोल्ट का है। तो वोल्टेज दिया हुआ है टर्मिनल वोल्टेज 250 वोल्ट, क्या क्या दिया हुआ लिख लीजिए। उसके बाद आर्मेचर करंट दिया हुआ 20 एम्पियर। ठीक है, और तो इसको मान लेते हैं कब, ये बोल रहा है आर्मेचर करंट 20 एम्पियर होगा व्हेन जब रनिंग है। तो इसको मान लेते हैं IA1, पहला केस में IA1 20 एम्पियर। N1 मान लेते हैं कितना 1000 RPM अगेंस्ट सम लोड टॉर्क। द RA दिया हुआ है आर्मेचर रेजिस्टेंस RA इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 ओम। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पहला केस में हम निकाल सकते हैं EB। पहला केस में हम क्या निकाल सकते हैं, EB आसान से निकाल सकते हैं। यहाँ पे EB निकालेंगे EB1 इससे। तो EB1 क्या होगा, DC शंट मोटर है, क्या होगा VT माइनस IA RA। आर्मेचर रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा IA1 RA, तो VT भी सेम रहेगा 250 माइनस IA1 कितना हो 20 इंटू। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, वोल्टेज ड्रॉप पर ब्रश, मतलब एक ब्रश का 1 वोल्ट है तो कितना ब्रश हम यूज करते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा यहाँ पे 2 वोल्ट होगा, क्योंकि 2 ब्रश हम यूज करते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट।
पर ब्रश है, मतलब एक ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट, तो 2 ब्रश का कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस VD भी हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। तो 250 माइनस 20 इंटू 0.5 माइनस 2, तो इसको करने के बाद कितना आ जाएगा 230 वोल्ट, ठीक है 238 वोल्ट, इतना क्या आ जाएगा वोल्टेज आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक आने के बाद, उसके बाद क्या करेंगे, हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है कि टॉर्क जो है, टॉर्क बोला है कि क्या है कांस्टेंट है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई IA फॉर DC शंट मोटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग टॉर्क होगा, दो अलग अलग स्पीड है, तो T1 इज इक्वल टू K फाई 1 IA1, T2 इक्वल टू K फाई 2 IA2, ठीक है। टॉर्क क्या हो जाएगा फाई IA फॉर DC शंट मोटर, T1 इक्वल टू K फाई IA1, T2 इक्वल टू K फाई 2 IA2। तो इसको हम क्या करेंगे, टॉर्क सेम है, बोल दिया टॉर्क T1 इक्वल टू T2 कर सकते हैं। जब T1 इक्वल टू T2 करेंगे तो K फाई 1 IA2 टू K फाई 2 IA2, तो K कैंसिल, फाई 1 IA2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो IA2 फाई 2 भी नहीं पता है, यहाँ पे IA1 होगा, तो IA1 दिया हुआ, फाई 2 IA2, देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा फाई 1 इक्वल टू IA1 दिया हुआ कितना 20, फाई 2 इंटू IA2, तो क्या लिख सकते हैं इसको, IA2 इक्वल टू 20 फाई 1 बाई फाई 2। देखिए 20 फाई 1 बाई फाई 2 को सिंप्लिसिटी के लिए हम K मान लेते हैं, ठीक है। क्या माने फाई 1 इक्वल टू फाई 1 बाई फाई 2 इक्वल टू K, इसको हम मान लिए इतना, बाद में हम आपको बताएंगे क्यों माने हैं, ठीक है, इसको सिंप्लिसिटी के लिए। अब नेक्स्ट हमको क्या निकल गया, IA2 निकल गया। पहला यहाँ पे हम EB1 निकालिए, जो हम मेरा गिवन डाटा था उससे। अब हम यहाँ से क्या EB2 निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए EB2 निकालेंगे, EB2 क्या होगा VT माइनस IA2 RA माइनस ड्रॉप तो सेम ही रहेगा, तो VT कितना है 250 माइनस IA2 R2, IA2 देखिए यहाँ पे है, IA2 क्या है 20K, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20K इंटू 0.5 माइनस VD2 ही होगा, तो क्या हो जाएगा 248 माइनस 10K, यानी EB2 निकल गया यहाँ से। यहाँ से क्या क्या निकल गया, EB1 निकल गया, EB2 निकल गया। अब देखिए एक बार आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसमें बोल रहा है मस्ट बी फ्लक्स बी रिड्यूस, कितना हमको निकालना है, टू राइज द स्पीड बाय 50%। तो क्या है, पहले स्पीड कितना था, फर्स्ट केस में स्पीड देखिए N1 1000 RPM, अब हम क्या किए स्पीड को बढ़ा दिए 50% तक, तो इसका 1000 था, 50% बढ़ाएंगे तो कितना होगा N2, तो यहाँ हम N2 लिख देंगे, N2 कितना हो जाएगा 1500 RPM हो जाएगा। अगर 1000 में 50% और बढ़ा देंगे तो 1500 RPM होगा इसका। अब देखिए क्या क्या निकल के आ गया, EB1 आपका निकल के आ गया, EB2 निकल के आ गया, N1 आपको पता है, N2 पता है, ठीक है, फ्लक्स भी पता है, तो हम निकाल लेंगे कैसे, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन फ्लक्स। तो अब हम तो यहाँ पे जो निकला डाटा था हम यहाँ पे लिख दिए, N1 लिख दिए 1000 RPM, EB1 238 वोल्ट निकला था, N2 1500 RPM और EB2 इक्वल टू 248 माइनस 10K। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, EB का रिलेशन अगर हम निकालेंगे, N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB बाई 5, कैसे होता है, वही जो EMF इक्वेशन है, EB इक्वल टू P5N बाई 60 इंटू ZA। तो EB इक्वल टू पोल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट ही रहेगा, 60 कांस्टेंट ही है, पैरेलल पाथ भी कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज क्या होगा फाई N, ठीक है। तो EB इक्वल टू ई पूरे को अगर हम K मानते हैं, K इंटू फाई N, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं N इक्वल टू N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB बाई 5,
तो वही यहाँ पे क्या है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB5 यही लिखे हैं। तो अब यहाँ से हम इसको क्या मान सकते हैं, दो देखिए अलग अलग है, N1 EB1 N2 EB2। तो इसको हम कर सकते हैं N1 phi1 by EB1 इक्वल टू N2 phi2 by EB2। अब देखिए सारा का सारा डाटा इसमें पुट कीजिए। N1 आपका दिया हुआ 1000, phi1 हमको पता नहीं, phi1 by EB2 क्या, EB1 क्या है 238। अब N2 कितना हो गया 1500 RPM है, phi2 पता नहीं, phi2 लिख लेते हैं। EB2 कितना है 248 माइनस 10 के। तो इसको अगर उधर हम लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो इसको क्या हम लिखेंगे 1000 phi1 बाई 1500, phi2 को इधर लेके चले आए 238 बाई 248 माइनस 10 के। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3 phi1। अब देखिए phi1 बाई phi2 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको वहाँ पे बताए थे k इक्वल टू phi1 बाई phi2। तो उसको हम phi1 बाई phi2 की जगह k लिख देंगे इक्वल टू 238 बाई 248 माइनस 10 के। उसके बाद अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 248 इंटू 2k तो कितना हो जाएगा 496 के माइनस 20k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 714। अब इसको हम उधर लेके चले जाते हैं तो 20k स्क्वायर माइनस 496k प्लस 714 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन आप लोग करके देखिए कितना आ रहा है। इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका 2 रूट आएगा, k इक्वल टू जो क्या क्या आएगा वैल्यू, मैं वैल्यू लिख देता हूँ 1.534 और 23.26, यही 2 वैल्यू आएगा। तो ये देखिए इम्प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। k इक्वल टू क्या लिखेंगे, k इक्वल टू 1.534। तो k इक्वल टू क्या है phi1 बाई phi2, वही तो है k इक्वल टू 1.534। तो परसेंटेज चेंज इन फ्लक्स हम लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, कितना पहले कितना होगा, पहले phi1 होगा, वहां से चेंज होगा 0.534। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.534 बाई टोटल कितना है 1.534 इंटू 100। यही तो हमको निकालना है कितना चेंज कर रहा है फ्लक्स। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर, इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 34.81% होगा। क्या होगा 34.81%। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, बैक ईएमएफ का, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टॉर्क का रिलेशन पता होना चाहिए फ्लक्स और करंट के साथ। तो यहाँ से आप आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 34.81, कौन सा है सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो बस इसमें इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई explanation, please subscribe my channel. Thanks.